आज के लेक्चर में हम 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में बिहार के परिवर्तनशील सफर को समझेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस और पॉलिटिकल अवेयरनेस ने इस क्षेत्र को नए सिरे से आकार दिया। ये बदलाव न केवल बिहार को इंडिया नेशनल मूवमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए तैयार करते हैं, बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और होम रूल मूवमेंट में उसकी सक्रिय भूमिका की पृष्ठभूमि भी रचते हैं। 19वीं सदी के मध्य में बिहार की दुनिया बदलने लगी। गंगा पर स्टीमर सेवा, टेलीग्राफ और रेलवे रूट्स के निर्माण ने गांवों और शहरों को आपस में जोड़ दिया, जो पहले एक दूसरे से बहुत दूर लगते थे। ईस्टर्न रेलवे की मेन लाइन का कंस्ट्रक्शन 1855 में शुरू हुआ और 1862 में पूरा हुआ। इसके बाद 1870 में लूप लाइन भी चालू हो गई। 1880 के दशक तक पटना गया और पटना दीघा रूट्स भी ट्रैफिक के लिए खुल गए थे। इन रेलवेज ने सिर्फ ट्रैवल को आसान नहीं बनाया, बल्कि लोगों को नए स्थानों, विचारों और सोच के तरीकों से परिचित कराया। रेलवे के साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव आने लगा। लोग अलग अलग क्षेत्रों में ट्रैवल करने लगे और जाति या धर्म की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ भोजन शेयर करने लगे। जीवन को नियंत्रित करने वाले सख्त सामाजिक नियम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, जिससे बदलाव की एक धीमी लेकिन स्पष्ट लहर चल पड़ी। इसी समय पोस्टल सिस्टम का भी विस्तार हुआ, जो 1880 तक बिहार में 1200 मील से अधिक क्षेत्र में फैल गया था। इन लंबी दूरी के पत्रों ने परिवारों और समुदायों को आपस में जोड़ा, न्यूज और नए आइडियाज का प्रसार किया। लेकिन कई लोगों के लिए लाइफ अब भी कठिन थी। किसान, जो पहले से ही बिखरी हुई जमीन और भारी कर्ज से जूझ रहे थे, अपनी फसल का कम मूल्य पाते थे, जबकि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ऊंची कीमत चुकानी पड़ती थी। भूमिहीन मजदूरों की कंडीशन और भी खराब थी, जो मुश्किल से सरवाइव कर पाते थे। इसी बीच यूरोपीय नील किसानों ने उन पर कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए दबाव डाला। कारीगरों की हालत भी बिगड़ गई, क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा। उनकी नाराजगी किसानों और मजदूरों के असंतोष में शामिल हो गई। धीरे धीरे इन कठिनाइयों और अन्यायों ने लोगों के बीच पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा करनी शुरू की। लोगों को यह एहसास होने लगा कि उनके संघर्ष अनिवार्य नहीं है और बदलाव संभव है। शुरुआत में यह असंतोष शांत था, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ने लगा। रेलवे, पोस्ट ऑफिस और साझा अनुभवों ने राजनीतिक जागरूकता के बीज बोए। गरीबी और उत्पीड़न से दबे हुए बिहार के लोग अब एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करने लगे थे, जहां वे अपने अधिकारों की मांग कर सकें। 19वीं सदी के दौरान बिहार में नई पॉलिटिकल अवेयरनेस का एक महत्वपूर्ण कारण शिक्षा और प्रेस का उदय था। वेस्टर्न एजुकेशन ने कई गहरे और दूरगामी बदलाव लाए। शुरू में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध हुआ, क्योंकि इसे ईसाई धर्म में परिवर्तन का माध्यम माना गया। 1854 में आए वुड्स डिस्पैच के तहत शिक्षा की सुधारित योजना का भी जमींदारों और कुछ मुस्लिम समुदायों ने विरोध किया। धीरे धीरे कायस्थ और मुस्लिम समुदाय ने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाना शुरू किया। उस समय पटना में बेटियों के लिए शिक्षा के अवसर बहुत सीमित थे। 1892 में अघोर कामिनी देवी ने इस कठिन परिस्थिति को बदलने का साहसिक कदम उठाया। अघोर कामिनी, जो मशहूर चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रे की मां थी, ने पटना में बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की नींव रखी। यह स्कूल बिहार में लड़कियों की शिक्षा की पहली किरण बना, एक ऐसा संस्थान जिसने अनगिनत बेटियों को पढ़ने का सपना दिखाया और समाज की सीमाओं को तोड़ने का हौसला दिया। इस स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की संघर्ष की कहानी पूरे समाज को प्रेरणा देने लगी। उस समय पटना में चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक क्रांति आई। 1874 में टेंपल मेडिकल स्कूल के नाम से एक छोटा सा मेडिकल संस्थान शुरू हुआ। इस स्कूल में सिर्फ 30 छात्रों को दाखिला मिलता था और हर छात्र को पूरे कोर्स के लिए केवल 2 रुपये फीस देनी होती थी। यह सिलसिला 1925 तक चला और फिर टेंपल मेडिकल स्कूल को दरभंगा में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद पटना में एक नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज का औपचारिक उद्घाटन 25 फरवरी 1925 को किया गया। 1845 में बिहार में केवल 5 अंग्रेजी स्कूल थे। पटना का स्कूल, जिसमें 102 छात्र थे, मुजफ्फरपुर स्कूल में 21 छात्र, भागलपुर में 193, चाईबासा स्कूल में 60 और छोटा नागपुर स्कूल में 110 छात्र। लेकिन 1880 तक प्रांत में 6 जिला स्कूल हो गए, जिनमें हर स्कूल में औसतन 30 छात्र पढ़ते थे। इसके अलावा पटना, छोटा नागपुर और भागलपुर के तीनों डिविजन्स में 15 से अधिक सहायता प्राप्त हाई स्कूल्स खुल चुके थे। उच्च शिक्षा के लिए पहला संस्थान पटना कॉलेज 1863 में कुछ स्थानीय धनवान लोगों के सहयोग से स्थापित किया गया। उस समय वहां कई प्रसिद्ध शिक्षक पढ़ाते थे। 1879 तक बिहारी छात्रों की संख्या बढ़ने लगी और 1881 में बिहार के हिंदू छात्रों की संख्या और भी अधिक हो गई।
1875 तक बिहारी लोग अंग्रेजी शिक्षा के प्रति अपने संकोच को त्याग चुके थे। अब अपर और मिडिल क्लासेस के लोग स्कूल और कॉलेज से दूरी नहीं बनाते थे। 1870 के दशक में एक समय ऐसा भी आया जब पटना कॉलेज को हाई स्कूल में बदलने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन पटना के प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, यह कहते हुए कि इससे बिहार में अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति रुक जाएगी। अंततः पटना कॉलेज को डिग्री स्तर तक पढ़ाने की अनुमति मिल गई। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने वेद, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र और संस्कृत व्याकरण की शिक्षा के लिए एक विशेष पाठशाला खोलने हेतु भी 2000 रुपये का दान दिया, ताकि युवा अपनी प्राचीन धरोहर पर गर्व कर सकें। फीमेल एजुकेशन को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए का दान दिया और 2 यूरोपीय महिलाओं को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। इस बीच रोमन कैथोलिक मिशन ने 1853 में पटना में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट की स्थापना की और 1874 में बेतिया में एक स्कूल खोला। 1870 के दशक में लिटरेसी रेट बहुत कम थी। सारण और दरभंगा जिलों में केवल 3.5% साक्षरता थी, गया में 3.6%, चंपारण में 2.3% और मुंगेर में 2.9%। 1891 की जनगणना में भागलपुर जिले में प्रति 1000 पुरुषों में केवल 61 और महिलाओं में सिर्फ 1 साक्षर व्यक्ति था। पूर्णिया और छोटा नागपुर के इलाकों में स्थिति और भी खराब थी। हालांकि 1880 के दशक तक हालात में सुधार आना शुरू हो गया था। रेलवे के आगमन ने इंडस्ट्रियल एजुकेशन के लिए भी रास्ता खोला। कई लोगों ने रेलवे कंस्ट्रक्शन के विभिन्न पहलुओं को सीखा। बढ़ई, लोहार और अन्य कारीगरों को भरपूर काम मिलने लगा। जमालपुर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बन गया और 1873 में खोले गए डेहरी वर्कशॉप ने भोजपुर भाषी क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों को नहर निर्माण की तकनीक में प्रशिक्षित किया। 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के पहले हिस्से में मुस्लिम समुदाय भी मॉडर्न एजुकेशन की ओर आकर्षित हुआ। इसी कारण इस दौर में बिहार से कई प्रमुख मुस्लिम नेता उभरे। कुछ बिहारी विदेश भी गए और वहां से लिबर्टी और डेमोक्रेसी के नए विचार लेकर लौटे। सैयद अब्दुल्ला, जो पहले एक स्कूल शिक्षक थे और बाद में मुजफ्फरपुर में डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स बने, ने लंदन विश्वविद्यालय में काफी समय तक ओरिएंटल लैंग्वेजेस पढ़ाई। मौलवी अब्दुल हसन खान लगभग 1880 में इंग्लैंड से बार के लिए बुलाए गए और वापस आकर बिहार में अपनी वकालत शुरू की। मौलवी शरफुद्दीन और मौलवी सखावत हुसैन भी बिहार स्टेट स्कॉलर के रूप में इंग्लैंड गए और उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1880 के दशक में बिहार में एजुकेटेड मिडिल क्लास का उभार हुआ, जिससे एक नया सब नेशनलिज्म विकसित हुआ। यह आंदोलन बंगाली प्रभुत्व के खिलाफ था और इसने गैर बंगाली आबादी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे, के बीच एक अभूतपूर्व एकता पैदा की। पटना से छपने वाली एक उर्दू मासिक पत्रिका ने बंगाली वर्चस्व पर तंज कसते हुए लिखा, ब्रिटिश सरकार के अलावा यहां बंगालियों की भी सरकार है, क्योंकि कलकत्ता में तो मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, लेकिन बिहार के पास ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी संख्या में बंगाली लोग बिहार आए थे, जहां उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सरकारी दफ्तरों, रेलवेज और अन्य जगहों पर नौकरी की। इस बात से शिक्षित बिहारी उनसे नाराज थे, क्योंकि बंगालियों ने कलेक्टोरेट, कोर्ट्स, पुलिस ऑफिसेज और स्कूलों में इतनी अधिक संख्या में जगह बना ली थी कि वे स्थानीय लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज छीन रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि एक बंगाली व्यक्ति, जिसे अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं आता था, उसे नौकरी में एक योग्य बिहारी से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। अधिकांश बंगाली लोग उपनिवेशवादी व्यवस्था का हिस्सा थे और बिहार में किसी भी तरह का कल्चरल रेनेसांस नहीं ला सके। इसके विपरीत उन्होंने बिहारी समुदाय को नीची निगाह से देखा, जिससे सब नेशनल प्रतिशोध की राजनीति का जन्म हुआ। इस बिहारी सब नेशनलिज्म ने आगे चलकर बिहार को बंगाल से अलग करने के आंदोलन को जन्म दिया। इस तरह बिहार में उभरती पॉलिटिकल अवेयरनेस ने न केवल साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि क्षेत्रीय पहचान को भी एक नया आकार दिया, जो आने वाले समय में और भी मजबूत होती गई। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में पटना शहर का शहरी विकास तेजी से हुआ, जिससे इस प्राचीन शहर में शिक्षित अभिजात वर्ग, हिंदू और मुस्लिम का जमावड़ा होने लगा। 1864 में पटना नगर पालिका की स्थापना के साथ ही इन लोगों को फ्यूचर पॉलिटिकल एक्टिविटीज की तैयारी के लिए एक मंच मिल गया। नगर पालिका की इलेक्शंस ने न केवल हिंदू और मुस्लिम समुदाय में रुचि पैदा की, बल्कि बंगालियों में भी खासा उत्साह देखा गया। जैसे जैसे सार्वजनिक सभाओं की संख्या बढ़ने लगी, पटना के लोगों ने 1884 में सरकार से एक सार्वजनिक हॉल की मांग की। जब इस पर कोई जवाब नहीं मिला, तो मुस्लिम अभिजात वर्ग ने 1885 में अंजुमन ए इस्लामिया हॉल का निर्माण करवाया। यह हॉल पटना के लोगों में जागरूक हो रही नई सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस का प्रतीक बन गया। इस राजनीतिक चेतना का असर प्रमुख नेताओं की गतिविधियों में भी दिखने लगा। खुदा बख्श ने सरकारी नौकरी छोड़कर पटना में वकालत शुरू की।
बाद में वे पटना नगर पालिका और पटना जिला बोर्ड के वाइस चेयरमैन बने और इसी शहर में खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना की, जो आज भी प्रसिद्ध है। महेश नारायण एक पत्रकार और बिहार में राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रदूत थे। वे कई समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे और प्री कांग्रेस संगठनों में भी सक्रिय थे। उन्होंने स्थानीय देशभक्ति को प्रोत्साहित किया, जो अंततः भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बन सकता था। विशेश्वर सिंह ने बिहार में राजनीतिक चेतना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पटना में एक हाई स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बिहार नेशनल कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। उनके भाई शालिग्राम सिंह ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए प्रादेशिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया। इस समय के सबसे बड़े राष्ट्रवादियों में से एक दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह थे। उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में टैरिफ बिल का विरोध किया। वे हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों को उदारतापूर्वक दान दिया। इसके अलावा वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती समर्थकों में से एक थे। इस तरह पटना में शहरी विकास और नगर पालिका की स्थापना ने स्थानीय नेताओं और समाज के लोगों में नई पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा की। इन नेताओं के प्रयासों ने बिहार में न केवल राजनीतिक चेतना को मजबूत किया, बल्कि आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रवाद की नींव भी रखी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में नई राजनीतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था बिहारी प्रेस का विकास। पहला उर्दू समाचार पत्र अखबार ए बिहार था। इसके बाद 1868 में बिहार का पहला जर्नल अखबार अल अखयार मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुआ, जो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का मुखपत्र था। इसका संपादन मुंशी कुर्बान अली खान ने किया। 1871 में पहला हिंदी साप्ताहिक बिहार बंधु शुरू हुआ, जिसे केशव राम भट्ट ने स्थापित किया। इसके ठीक एक साल बाद 1872 में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेरल्ड गुरु प्रसाद सेन ने महाराजा डुमराव के आर्थिक सहयोग से शुरू किया। बिहार बंधु की स्थापना का उद्देश्य हिंदी को फारसी और हिंदुस्तानी के प्रभुत्व से चुनौती देना था। इसके साथ ही यह पत्र सामाजिक सुधारों का भी समर्थन करता था, जैसे विधवा विवाह और महिला शिक्षा। हालांकि इसने अंतरजातीय विवाह का समर्थन नहीं किया। कुछ स्थानीय समाचार पत्र भी इस दौर में उभरे, जैसे कलयुग, हिंदू, जनजहान नामा और छोटा नागपुर दूत पत्रिका, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल सके। 1875 तक बिहार में 8 प्रमुख प्रिंटिंग प्रेसेस काम कर रहे थे। 1881 में पटना से एक नया उर्दू समाचार पत्र सुबह वतन शुरू हुआ। उसी साल द बिहारी को एक साप्ताहिक के रूप में शुरू किया गया और बाद में इसका एक दैनिक संस्करण इंडियन क्रॉनिकल भी निकाला गया। पटना से कुछ मासिक पत्रिकाएं भी छपने लगीं, जैसे पटना धर्म सभा पत्रिका, विद्यार्थी सम्मिलित हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका। हालांकि अंग्रेज अधिकारी हिंदी समाचार पत्रों के प्रकाशन को पसंद नहीं करते थे। बिहार बंधु ने अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन क्रॉनिकल की कड़ी आलोचना की, जब उसने सरकार से माफी मांग ली। 1880 से 84 के बीच गवर्नर जनरल रिपन के अनुसार बिहार के नील किसान बहुत सख्त माने जाते थे। इसके बावजूद बिहार में प्रेस का विकास धीरे धीरे लोगों में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ा रहा था और यह आने वाले आंदोलनों की नींव रख रहा था। साल 1885 में एक अखबार आया जिसका नाम था अल पंच। यह कोई साधारण अखबार नहीं था। इसकी खासियत थी इसकी व्यंग्यात्मक शैली, जो लोगों के दिलों में जगह बना रही थी। इस अखबार के सबसे मुख्य योगदानकर्ता थे अब्दुल जमाल मोहम्मद अहसान सखन। वे उर्दू और फारसी के एक बेहतरीन शायर थे। हर हफ्ते सखन साहब की कविताएं और लेख अल पंच में छपते थे। उनके लेखों और कविताओं में उस वक्त के समाज और सरकारी व्यवस्था पर हल्की फुल्की चुटकियां ली जाती थीं। उनका अंदाज ऐसा था कि लोग हंसते हंसते अपनी समस्याओं को समझने लगते। इसी समय में पटना से एक और अखबार छपता था, बिहार हेराल्ड। यह अंग्रेजी में था और सरकार का ध्यान इस पर जल्द ही गया। बिहार हेराल्ड ने शिक्षित बिहारी समाज को लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से परिचित कराया। इसके लेखों ने लोगों को उनकी समस्याओं और उनके हक के बारे में जागरूक करना शुरू किया। इसे पढ़ने वाले समझने लगे कि उनके पास भी एक आवाज है और वे भी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। इन अखबारों के माध्यम से बिहार के लोग न केवल अपने अधिकारों से परिचित हुए, बल्कि उन्हें यह भी समझ में आया कि समाज में न्याय और समानता का क्या महत्व है। धीरे धीरे इन विचारों ने बिहार के हर कोने में एक नई चेतना का संचार किया और लोगों ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया। हालांकि 1860 और 70 के दशक में बिहार में राजनीतिक चेतना की गति तेज नहीं थी और राष्ट्रवाद की भावना उतनी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वास का उदय होने लगा था। शिक्षित लोग न केवल भारत के प्राचीन गौरवशाली अतीत से परिचित हो रहे थे, बल्कि समकालीन यूरोपीय आंदोलनों और विचारों से भी सीख रहे थे। आम जनता पर बंगाली प्रवासियों की विद्रोही भावना का प्रभाव पड़ा था। सभी वर्गों, चाहे उच्च, मध्यम या निम्न, में सोशल मोबिलिटी बढ़ी,
जिसका कारण संचार माध्यमों में आया रेवोल्यूशन था। 1868 के बाद से बिहारी समाज में दहेज प्रथा और विवाहों में फिजूल खर्ची की बुराइयों पर चर्चा होने लगी। शाहाबाद के मुंशी प्यारे लाल ने कायस्थ समाज के लोगों को संगठित किया और इन बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने सबसे पहले सदर अंजुमन ए हिंद की स्थापना की और 1868 में इसका एक ब्रांच आरा में खोला। धीरे धीरे यह आंदोलन अन्य जगहों पर भी फैलने लगा। 1872 में लखनऊ से शुरू हुआ कायस्थ समाचार इस सुधार आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में मददगार साबित हुआ। 1889 में पटना में आयोजित तीसरे अखिल भारतीय कायस्थ सम्मेलन ने बंगालियों के खिलाफ कायस्थों के आत्मविश्वास को और बढ़ाया, क्योंकि सरकारी नौकरियों में बंगालियों का दबदबा था। यह माना जा सकता है कि बिहार के मुसलमान सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन से प्रभावित थे, लेकिन इसका सही आकलन करना कठिन है। इतना जरूर है कि मुजफ्फरपुर में सैयद इमदाद अली ने एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी और 1884 में पटना में अलीगढ़ कॉलेजिएट स्कूल के मॉडल पर एक स्कूल खोला गया। इसलिए उस समय हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बेहतर भागीदारी हासिल की। कलकत्ता में बसे बिहारी मुसलमान ज्यादातर शिया थे। 1878 में नवाब अमीर अली खान के नेतृत्व में उन्होंने नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य सभी वैध और संवैधानिक तरीकों से भारत में मुसलमानों का कल्याण सुनिश्चित करना था। इस संस्था की बिहार में भी कई शाखाएं थीं। इन संस्थाओं की स्थापना आधुनिक शिक्षा का ही परिणाम थी। 1875 के आसपास ब्रिटिश भारत में कुल 60 एसोसिएशंस थीं, जिनमें से 8 बिहार के 2 प्रमुख डिविजन्स में थीं। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा और समाज सुधार की भावना ने बिहार में नई सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जन्म दिया, जो भविष्य में और अधिक सशक्त होती गई। 1876 में कलकत्ता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन से बिहार भी जुड़ गया, जिसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक मामलों के प्रति रुचि जगाना था। इसके 2 साल बाद 1878 में बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसमें गुरु प्रसाद सेन को सचिव बनाया गया। इस संस्था ने लोगों की समस्याओं को उठाया और प्रेस के विकास, राजनीतिक शिक्षा, स्थानीय मामलों में भारतीयों की भागीदारी और सेना के इंडियनाइजेशन की मांग की। 1869 में दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह इस संस्था के अध्यक्ष बने। उन्होंने न केवल जमींदारों बल्कि किसानों की स्थिति सुधारने की कोशिश की। 1880 में वे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के सदस्य चुने गए और 1884 से इस संस्था के प्रमुख सदस्य बने रहे। 1883 में उन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य बनाया गया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। वे पुणे की सार्वजनिक सभा से भी जुड़े हुए थे। 1880 में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन ने हेनरी फॉसेट के चुनावी फंड में योगदान दिया, जो भारतीय मामलों के प्रति सहानुभूति रखने वाले ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थे। इस संस्था ने बिहार की पिछड़ेपन को दूर करने के प्रयास भी किए। उस समय सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व जमींदारों के पास ही था। 1869 में सोनपुर में हुई एनुअल कॉन्फ्रेंस में इस संस्था ने अफगान युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं और अनाथों की मदद के लिए फंड इकट्ठा किया और कलकत्ता में जाकर गवर्नर जनरल को ब्रिटिश जीत की बधाई दी। इस जागरूकता का असर सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी दिखा, जहां फारसी थिएटर, बंगाली यात्रा और सामाजिक ऐतिहासिक नाटकों का मंचन किया जाने लगा। ये नाटक समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे थे। 1830 से 50 के बीच पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग उभरने लगा और 1850 से 80 के बीच इसने अपनी कला का शिखर छू लिया। धीरे धीरे इस सांस्कृतिक बदलाव ने लोगों को राजनीति से जोड़ने में भी मदद की। इस नई जागरूकता का असर कुछ अंतरजातीय विवाहों में भी दिखा और अदालतों में फारसी की जगह देवनागरी लिपि के उपयोग के लिए आंदोलन शुरू हुए। पटना के एक दैनिक अखबार ने लिखा कि हिंदी जनता की भाषा है। इस आंदोलन में बंगालियों ने हिंदी और देवनागरी के समर्थकों का समर्थन किया, जबकि मुसलमान और कायस्थ समुदाय फारसी लिपि और उर्दू भाषा को बनाए रखने की मांग कर रहे थे। 1880 में सरकार ने न्यायालयों में याचिकाओं के लिए रोमन लिपि की अनुमति दे दी, जिसका बिहार बंधु ने विरोध किया। उन्हें डर था कि रोमन लिपि भविष्य में देवनागरी की जगह ले सकती है। दूसरी ओर उर्दू गाइड ने देवनागरी और कैथी लिपि को पुनर्जीवित करने के प्रयासों की कड़ी आलोचना की, लेकिन ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कुछ अन्य जातियों के संघर्ष के चलते और बंगाली स्कूल इंस्पेक्टर भूदेव चंद्र मुखर्जी की मदद से सरकार को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करना पड़ा। 1878 से 1885 के बीच किसानों के अधिकारों की सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बन गई और बिहार बंधु ने लगातार सरकार से किसानों की समस्याओं को हल करने की मांग की।
दरभंगा राज के किराएदारों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि अधिकारियों का ध्यान बंगाल के किराया कानून में बदलाव की आवश्यकता की ओर गया। अकाल की घटनाओं के बावजूद दरभंगा राज ने अधिक किराया वसूली जारी रखी। 1866 और 1874 में मधुबनी, सुपौल और सीतामढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। खासकर मधुबनी के आलापुर परगना के किराएदारों की दयनीय स्थिति ने अकाल आयोग का ध्यान खींचा। 1878 में एशले ईडन ने किराएदारों को उनके ऑक्यूपेंसी राइट्स बनाए रखने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया सुझाई। इसके बाद 1880 में रेंट लॉ कमीशन का गठन हुआ और 1882 में बंगाल रेंट बिल लाया गया। अंततः 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इस तरह किराएदारों की जागरूकता ने उनकी समस्याओं को केंद्र में ला दिया और यह कानून उनकी जागरूकता और संघर्ष की जीत का प्रतीक बना। बिहार को बंगाल में प्रशासनिक सुविधा के लिए शामिल किया गया था, लेकिन दोनों क्षेत्रों के लोग कभी एक नहीं हो पाए। सरकार की डिवाइड एंड रूल नीति ने इन समुदायों के बीच विभाजन को और गहरा कर दिया। बंगालियों के भाषाई गर्व को बिहारियों के नए राष्ट्रवाद ने चुनौती दी। कलकत्ता के नेता बिहार में रह रहे बंगाली भाषी समुदायों का इस्तेमाल अपने हित में करते थे, लेकिन बिहार का राष्ट्रवाद धीरे धीरे इन दावों का विरोध करने लगा। बिहार में बंगाली लोग शिक्षा, कानून और चिकित्सा में आगे थे और सरकारी सेवाओं में भी उनका दबदबा था। उन्होंने दरभंगा जैसे राज्यों का प्रबंधन किया और थिएटर्स और ओपेरा क्लब्स स्थापित किए। अलगाववादी आंदोलन का नारा बिहार फॉर द बिहारीज 1876 में मुरगे सुलेमान ने दिया। इसके बाद कासिद अखबार ने इस मांग का समर्थन किया और पिटिशंस और काउंटर पिटिशंस का सिलसिला शुरू हुआ। 1883 में गवर्नर जनरल रिपन के इल्बर्ट बिल ने नस्लीय भेदभाव खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इससे भारतीयों को समझ आया कि एक उदार वायसराय भी उनकी पूरी बराबरी नहीं करवा सकता। ऐसे में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और एएम बोस ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, जो एक नेशनल पार्लियामेंट का आधार बन सकता था। बिहार हेरल्ड ने इस इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एक्शन की सराहना की। बिहार के हरबंस सहाय नेशनल फंड के ट्रस्टी बने और पटना, मुजफ्फरपुर, देवघर ने इस नए संगठन का समर्थन किया। 1885 में बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। इसी दौरान मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित हुआ। नवंबर 1884 में रिपन की विदाई पर बिहार के लोग रेलवे स्टेशन पर स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त करने पहुंचे। डफरिन के शासन में जमींदारों ने 1885 के बंगाल टेनेंसी एक्ट का विरोध किया, जो उनकी किराया वसूली की ताकत को सीमित कर रहा था। इसी बीच यह बहस भी चली कि विरोध के लिए राष्ट्रीय संगठन बने या प्रांतीय इकाइयों के साथ एक संघीय संगठन बनाया जाए। इल्बर्ट बिल विवाद के दौरान बिहारी स्वयं सेवकों के विद्रोही रुख ने ब्रिटिश अधिकारियों को परेशान कर दिया। बिहार, जो अब तक बंगाल प्रेसिडेंसी में अपनी पहचान खो चुका था, इन संघर्षों के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होने लगा और 1885 तक अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवा चुका था। धार्मिक आंदोलनों का उद्देश्य धार्मिक सुधार, सामाजिक शुद्धिकरण और सांस्कृतिक उत्थान था, लेकिन इन आंदोलनों ने राजनीतिक चेतना को भी बढ़ावा दिया और राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। जिस तरह बिहार में उपराष्ट्रीय आंदोलनों का उदय हुआ, उसी तरह एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया के बीच धार्मिक जागरूकता भी बढ़ी। राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किए गए ब्रह्म समाज के सुधारों ने स्वामी विवेकानंद के समय में अपने चरम को छुआ। अब हम 19वीं सदी के बिहार के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो केवल धार्मिक सुधार और सांस्कृतिक उत्थान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि राजनीतिक चेतना और राष्ट्रवादी विचारधारा के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में जहां उपराष्ट्रीय आंदोलनों का उदय हुआ, वहीं शिक्षित बुद्धिजीवियों के बीच धार्मिक जागरूकता ने नई गति पकड़ी। धार्मिक आंदोलनों का उद्देश्य धार्मिक सुधार, सामाजिक शुद्धिकरण और सांस्कृतिक उत्थान था, लेकिन इन आंदोलनों ने राजनीतिक चेतना को भी बढ़ावा दिया और राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। जिस तरह बिहार में उपराष्ट्रीय आंदोलनों का उदय हुआ, उसी तरह एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया के बीच धार्मिक जागरूकता भी बढ़ी। राजा राममोहन राय द्वारा शुरू किए गए ब्रह्म समाज के सुधारों ने स्वामी विवेकानंद के समय में अपने चरम को छुआ। बिहार में ब्रह्म समाज का शुरुआती प्रभाव ज्यादा नहीं था, लेकिन राममोहन राय का बिहार से गहरा संबंध था। उन्होंने पटना में अरबी की पढ़ाई की थी और भागलपुर और छपरा में राजस्व विभाग में सर्विस की थी। बाद में केशव चंद्र सेन और शिवनाथ शास्त्री जैसे ब्रह्म समाज के नेता बिहार आए। पटना में ही सेन ने ब्रह्म विवाह कानून के लिए पिटीशन तैयार की।
1863 में भागलपुर में निवारण चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में पहला ब्रह्म समाज स्थापित हुआ, जिसका उद्घाटन केशव चंद्र सेन ने किया। जल्द ही इसका प्रभाव आसपास के जिलों में फैल गया। 1866 में पटना और गया में भी ब्रह्म समाज की शाखाएं स्थापित की गईं। 1890 तक पटना में बैंकीपुर ब्रह्मो मंदिर और साधना आश्रम स्थापित हो चुके थे और वहां ईश्वर की एकता और हिंदू समाज की कुछ पुरानी प्रथाओं की निरर्थकता पर विचार विमर्श होने लगा। गया में ब्रह्म समाज के परिवारों ने संडे प्रेयर्स और चर्चाओं का आयोजन किया, लेकिन 1878 में विभाजन हो गया और कई लोग केशव चंद्र के नए पंथ में शामिल हो गए। इसी समय मुंगेर और जमालपुर में भी ब्रह्म समाज की शाखाएं स्थापित की गईं। हजारीबाग में जदुनाथ मुखर्जी के प्रयासों से 1867 में ब्रह्म केंद्र स्थापित हुआ। ब्रह्म समाज ने समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में कई योगदान दिए। पटना और भागलपुर जैसे शहरों में लड़के और लड़कियों के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स खोले गए। महिलाओं के उत्थान और हरिजन कल्याण के लिए भी प्रयास किए गए। उनके नाटकों में हिंदू महाकाव्यों से प्रेरित विषयों पर ड्रामा होते थे, जो वंदे मातरम गीत के साथ शुरू होते थे। आर्य समाज का प्रभाव बिहार में ब्रह्म समाज से अधिक था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, जिसने हिंदू धर्म का एक आत्मविश्वासी और प्रगतिशील रूप प्रस्तुत किया। दयानंद ने बक्सर और डुमरांव का दौरा किया और आराधना, श्राद्ध और बाल विवाह पर लेक्चर दिए। 1878 में दानापुर में आर्य समाज की शाखा स्थापित की गई, जिसका नेतृत्व जनकधारी लाल ने किया और माधोलाल इसके सचिव बने। स्वामी दयानंद ने जाति प्रथा की आलोचना करते हुए कहा कि ब्राह्मण कर्मों से बनते हैं, जन्म से नहीं। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म की भी आलोचना की और वैदिक धर्म के गौरव को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। आर्य समाज ने समाज सुधार के साथ साथ पॉलिटिकल मूवमेंट्स का भी समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और बाल विवाह का विरोध किया। रामकृष्ण परमहंस 1868 में देवघर आए और बिहार की गरीबी से आहत होकर उन्होंने कई गरीबों को भोजन कराया। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1886 में बोध गया में ध्यान किया और गौतम बुद्ध की करुणा को समझा। विवेकानंद के नव वेदांत ने राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया और बिहार के कई लोगों को आत्मविश्वास से भर दिया। इसी दौरान 1873 में शुरू हुए सिंह सभा आंदोलन ने सिखों की अलग पहचान पर जोर दिया। पूर्णिया जिले के लक्ष्मीपुर में सिख समुदाय ने मासिक सिंह सभा की स्थापना की, जो धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए काम करने लगी। बिहार में मुसलमान दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह था। 1872 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में मुसलमान 10 से 11% थे, जिसमें अधिकांश सुन्नी थे। मुसलमान बिहार का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह थे। 1872 की सेंसस के अनुसार वे राज्य की जनसंख्या का 10 से 11% थे, पूर्णिया को छोड़कर। इनमें से ज्यादातर सुन्नीस थे। मुंगेर जिले में सुन्नी और शिया समुदायों के बीच मुहर्रम के जुलूसों के दौरान अक्सर टकराव होता था। 1889 में अहमदिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। बिहार में कई दरियापंथी और सूफी केंद्र स्थापित थे और वहां भी आंदोलन का साहित्य पर गहरा प्रभाव था। बिहार में कई सामाजिक सुधार संगठनों का भी उभार हुआ। 1866 में आरा में अंजुमन ई इल्मी, 1869 में मुजफ्फरपुर में अंजुमन ई तहजीब और 1888 में मुंगेर में अंजुमन ई हयाल इस्लाम की स्थापना की गई। इन संगठनों ने एजुकेशन को बढ़ावा दिया, सामाजिक सुधार किए, अनाथालय और क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर्स स्थापित किए और पुस्तकालयों का निर्माण किया। 1875 में यूएसए में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई और 1882 में मद्रास के पास अड़यार में इसकी शाखा खुली। इस सोसाइटी ने भारतीयों में अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति गर्व की भावना पैदा की और अखिल भारतीय संगठन का उदाहरण पेश किया। इसके शुरुआती 2 सदस्य पटना आए और गुरु प्रसाद सेन के सहयोग से पटना में इसकी ब्रांच स्थापित की। 1883 में इस सोसाइटी के संस्थापक कर्नल ओलकॉट ने भागलपुर का दौरा किया और तेज नारायण सिंह के साथ रहे। इस यात्रा से प्रेरित होकर तेज नारायण सिंह ने एक ऐसा संस्थान खोला जहां हिंदू लड़कों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत और मुस्लिम छात्रों को इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी। इस तरह धार्मिक और सुधारवादी मूवमेंट्स ने बिहार में एक तरफ बदलाव की लहर चलाई तो दूसरी तरफ पारंपरिक धार्मिक प्रथाएं भी अपनी जगह बनाए रखी। बिहार में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह और संघर्ष कई स्तरों पर हुआ, जिसे हमने पहले की वीडियोस में विस्तार से कवर किया है। इनमें से सबसे प्रभावी आंदोलन जनजातीय विद्रोह और जमींदारों द्वारा नेतृत्व किए गए विद्रोह रहे। कुछ जमींदार जैसे सासाराम के रेजा कुली खान, भोजपुर के उज्जैनिया राजपूत और टेकारी राज के राजा ने बनारस के चैत सिंह के विद्रोह में सहयोग दिया। हमने देखा कि 1857 के महान विद्रोह की चिंगारी बिहार के दानापुर में तैनात सैनिकों में भी
असंतोष फैल गया और कई विद्रोही शाहाबाद जिले की ओर कुंवर सिंह के साथ जुड़ गए। कुंवर सिंह ने उम्र दराज होने के बावजूद विद्रोह का नेतृत्व किया और आरा में अंग्रेजी सेना पर जीत हासिल की। सिर्फ कुंवर सिंह ही नहीं बल्कि संथाल, भूमिज और कोल जनजातियों ने भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने पारंपरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य केवल स्थानीय शोषण का विरोध नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ भी विद्रोह करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, लेकिन इसके गठन के पीछे कई लोग और इवेंट्स शामिल थे। यह तय कर पाना मुश्किल है कि इसका क्रेडिट पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति या घटना को दिया जा सकता है। इसी संदर्भ में यह जानना जरूरी है कि बिहार ने भी, चाहे इनडायरेक्टली ही सही, कांग्रेस के गठन में अपनी भूमिका निभाई थी। गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन में लैंडलॉर्ड्स और इंडिगो प्लांटर्स की ज्यादती को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने एक नया रेंट बिल पेश किया, जिसे बाद में बंगाल टेनेंसी एक्ट 1850 के रूप में लागू किया गया। लेकिन इस बिल का लैंडलॉर्ड्स और इंडिगो प्लांटर्स ने कड़ा विरोध किया और सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने हाथ मिला लिया। इस समय की एक और सिग्निफिकेंट घटना थी इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इस बिल का उद्देश्य इंडियन मैजिस्ट्रेट्स को यूरोपियन सिटीजन्स पर जुडिशियल अथॉरिटी देना था, लेकिन बिहार के इंडिगो प्लांटर्स ने इसका कड़ा विरोध किया। W.B. हडसन, जो बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के लीडर थे, ने इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया। 5 मार्च 1883 को मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, जितवारपुर, समस्तीपुर, छपरा और सिवान में प्रोटेस्ट मीटिंग्स आयोजित की गई। इन मीटिंग्स में यह रेजोल्यूशन पारित किया गया कि भारतीय मैजिस्ट्रेट्स को यूरोपियन सिटीजन्स पर अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उनका दावा था कि गांवों में बसे हजारों यूरोपियंस की स्थिति को समझे बिना यह प्रपोजल रखा गया है। प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि बिहार लाइट हॉर्स ने कलकत्ता की ओर मार्च किया, ताकि अगर बिल पास हो तो वायसराय को जबरदस्ती वहां से हटाया जा सके। बेतिया में T.M. गिबन, बेतिया राज के मैनेजर, ने क्रिसमस की पार्टी में लॉर्ड रिपन का एफिजी जलाने की घटना को अंजाम दिया। बिहार के इंडिगो प्लांटर्स यूरोपियन और एंग्लो डिफेंस एसोसिएशन का भी हिस्सा बन गए, जो इल्बर्ट बिल के विरोध में बना था। लेकिन इंडियन न्यूज़पेपर्स ने इसे डिफेंस एसोसिएशन नहीं बल्कि डिफायंस एसोसिएशन यानी विद्रोही संगठन कहा। इन इवेंट्स का जिक्र करते हुए हेनरी कॉटन ने अपनी किताब इंडियन एंड होम मेमोरीज में लिखा, 28 फरवरी 1883 को कलकत्ता के टाउन हॉल में यूरोपियन कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट मीटिंग की। इस मीटिंग में लॉयर्स ने अपने प्रोफेशन की डिग्निटी को भुला दिया और भीड़ का जुनून हदें पार कर गया। वायसराय का गवर्नमेंट हाउस के दरवाजे पर इंसल्ट किया गया। जब वह दार्जिलिंग से लौट रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर भी उन्हें अपशब्द कहे गए। लगभग सभी नॉन ऑफिशियल्स ने उनके सम्मान में आयोजित गवर्नमेंट फंक्शंस का बॉयकॉट किया। यहां तक कि वायसराय को इंग्लैंड भेजने की कॉन्स्पिरेसी भी रची गई। बिहार में जनता की राय आमतौर पर इल्बर्ट बिल के पक्ष में थी, लेकिन यह सपोर्ट उतना मजबूत नहीं था जितना बंगाल और बॉम्बे में देखा गया। पटना के कमिश्नर FM हॉलिडे ने अपनी रिपोर्ट में स्थिति का आकलन करते हुए लिखा, सभी यूरोपियंस इस बदलाव का कड़ा विरोध कर रहे हैं, जबकि यहां के ज्यादातर लोकल लोग इसे सिर्फ हल्का और ऊपरी सपोर्ट दे रहे हैं। बिल के खिलाफ एजिटेशन इतना बढ़ गया कि गवर्नमेंट को इसे यूरोपीय कम्युनिटी के प्रेजुडिसेस को ध्यान में रखते हुए अमेंड करना पड़ा। इस अमेंडमेंट ने मूल बिल के उद्देश्य को बदल दिया, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहता था, लेकिन इसके बजाय संशोधित कानून ने यूरोपियंस को वही प्रिविलेज स्टेटस दे दिया जो पहले से था, यानी हर यूरोपियन को लगभग हर केस में यूरोपियन जूरी से ट्रायल का अधिकार मिल गया। हालांकि बिहार के दरभंगा के युवा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने इस मुश्किल वक्त में साहस दिखाया। वे जानते थे कि सरकार के सपोर्ट के बिना भारतीयों के पक्ष में कोई अमेंडमेंट का पास होना मुश्किल था। फिर भी उन्होंने जूरी ट्रायल का ऑप्शन भारतीयों के लिए भी देने का प्रपोजल रखा, ताकि सत्र न्यायालय के हर केस में आरोपी को जूरी ट्रायल का अधिकार मिल सके। लेकिन उन्हें यह प्रपोजल वापस लेना पड़ा। बावजूद इसके इस मौके पर उनके साहस और कंस्ट्रक्टिव स्टेट्समैनशिप ने उन्हें प्रोग्रेसिव थिंकर्स के बीच लोकप्रिय बना दिया। अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों में उनकी छवि और मजबूत हो गई, जो उस समय राष्ट्रीय मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, जैसा एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन का मॉडल था। जब अमेंडेड बिल पास हो गया तो जो पब्लिक सेंटिमेंट्स भड़के थे वे धीरे धीरे शांत होने लगे। लेकिन भागलपुर के कमिश्नर ने सही कहा, इस देश के पढ़े लिखे भारतीयों और यूरोपियंस के बीच जो रिफ्ट पैदा हुई है उसे भरने में वक्त लगेगा। डॉक्टर S. गोपाल ने अपनी किताब वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड रिपन में इस पूरे विवाद के आफ्टरमाथ का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने माना कि भारतीयों ने इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई मेजर रोल नहीं निभाया, लेकिन उनकी चुप्पी उदासीनता का संकेत नहीं थी।
पॉलिटिकली अवेयर भारतीयों ने इस एजिटेशन को करीब से देखा और यह समझ लिया कि उन्हें अपने संघर्ष खुद लड़ने होंगे और अपनी ताकत खुद के भीतर से खोजनी होगी। इस घटना से भारतीयों ने सीखा कि विरोध कैसे किया जाता है, एजिटेशन की ताकत क्या होती है और कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या है। मार्च 1884 में नस्लीय विरोध का एक और परिणाम कलकत्ता में इंडियन यूनियन के रूप में सामने आया। यह संगठन एक प्रकार का इंडियन डिफेंस एसोसिएशन बनाना चाहता था, जिसका उद्देश्य पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन करना था। इस संगठन का लक्ष्य भारत के लोगों की इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल स्थिति में सुधार करना और देश के मटेरियल रिसोर्सेज को विकसित करना था। इसने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक जीवन से जुड़े हर मुद्दे को अपने दायरे में शामिल करने का सपना देखा। दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह, जो पहले ही बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपनी योग्यता साबित कर चुके थे, इसके फाउंडर प्रेसिडेंट बने। वहीं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने, इसके सेक्रेटरी थे। इंडियन यूनियन की खास बात इसका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर था, जो पूना सार्वजनिक सभा जैसा था। इंडियन यूनियन का सदस्य वही बन सकता था जो किसी पब्लिक बॉडी का हिस्सा हो, किसी म्यूनिसिपैलिटी का चुना हुआ सदस्य हो, किसी भारतीय यूनिवर्सिटी का फेलो हो या फिर कम से कम 50 स्थानीय लोगों द्वारा चुना गया हो। सदस्यों से उम्मीद की जाती थी कि वे किसी प्रोफेशन, क्लास या कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करने के लायक हों। साथ ही जेल के कैदियों, कूलीज, नील किसानों, खास महल रैयतों और रेलवे पैसेंजर्स से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। इंडियन यूनियन की कोई शाखा अन्यत्र नहीं थी, लेकिन मोफुसिल मेंबर्स को अपनी जगह की स्थिति के बारे में सेंट्रल बॉडी को सूचित करना जरूरी था। उस समय भारतीय पढ़े लिखे लोग ब्रिटिश संसद के जनरल इलेक्शंस में दिलचस्पी लेने लगे थे। उदाहरण के लिए हेनरी फॉसेट को 1875 और 1880 में भारत के पब्लिक मैन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आर्थिक मदद मिली थी। 1885 में इंडियन यूनियन ने अपने सेक्रेटरी मनमोहन घोष, जो पहले से ही ब्रिटेन में थे, को बंगाल का प्रतिनिधि बनाकर भेजा। उनका उद्देश्य ऐसे कैंडिडेट्स की मदद करना था जो भारतीय हितों का समर्थन करते थे, जैसे डिग्बी। 4 जुलाई 1886 की शाम को इंडियन यूनियन की काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें दादा भाई नौरोजी और लाल मोहन घोष पर भरोसा जताते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया गया। साथ ही होलबर्न और डेप्टफोर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने इन्हें अपने कैंडिडेट्स के रूप में स्वीकार किया था। पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में हुई थी, जिसमें आरा के प्रसिद्ध वकील हरबंस सहाय ने बिहार का नेतृत्व किया। वे पहले बिहारी थे जिन्हें बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नॉमिनेटेड मेंबर बनाया गया था और वे बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी थे। दूसरी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने बिहार का प्रतिनिधित्व किया और इस सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने एक सिलेक्ट कमेटी का नेतृत्व किया, जिसे विधान परिषद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम सौंपा गया था, ताकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जा सके। इस समिति के सेक्रेटरी सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। यह सम्मेलन कलकत्ता में उसी समय हो रहा था जब बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन चल रहा था। एक दिलचस्प संयोग यह था कि महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह, जो इंडियन यूनियन के प्रेसिडेंट थे, कलकत्ता के सम्मेलन में शामिल थे, जबकि इंडियन यूनियन के सेक्रेटरी डब्ल्यू.सी. बनर्जी बॉम्बे में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में कोई बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन इनके आयोजकों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं दिखा। फिर भी लक्ष्मेश्वर सिंह ने पूना सार्वजनिक सभा का समर्थन किया, जो कांग्रेस की पहली प्रायोजक थी। 1886 के बाद से कांग्रेस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महाराजा का सक्रिय योगदान, जो अब ठोस सबूतों से सिद्ध हो चुका है, इन संयोगों को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। 1886 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में इंडियन यूनियन का प्रतिनिधित्व शंभू चंद्र मुखर्जी, जो राइस एंड राइट पत्रिका के संपादक थे, और 11 अन्य लोगों ने किया। इनमें मनमोहन घोष और गुरुदास बनर्जी भी शामिल थे। इसके बाद इंडियन यूनियन के बारे में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता। कहा जाता है कि इस संगठन का पतन आंतरिक मतभेदों की वजह से हुआ, लेकिन एक अधिक तार्किक कारण यह भी था, जैसा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, जो लोग पहले हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम कर रहे थे, वे अब कांग्रेस में शामिल होकर पूरी निष्ठा से सहयोग कर रहे थे। कांग्रेस ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से बनाई थी कि वह खुद ही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में सुधार का तर्क बन सके। यदि कांग्रेस के प्रतिनिधि सही तरीके से चुने जाते तो इससे यह आलोचना खारिज की जा सकती थी कि यह संगठन अनरिप्रेजेंटेटिव है। साथ ही यह सुझाव भी दिया जा सकता था कि इसी चुनावी सिस्टम से भारतीयों को काउंसिल चेंबर्स तक पहुंचाया जा सकता है। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के लिए एक इलेक्शन स्कीम तैयार की थी। इसमें हर प्रांत में एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाना था, जो विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करेगा।
इसमें ग्रेजुएट्स, म्यूनिसिपैलिटीज, इनकम टैक्स पेयर्स, पॉलिटिकल एसोसिएशंस, बार एसोसिएशंस, जर्नलिस्ट्स और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को फ्रैंचाइज मिलनी थी। यह इलेक्टोरल कॉलेज प्रांतीय परिषद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करेगा और ये प्रतिनिधि ही कांग्रेस के प्रतिनिधि भी होंगे। इंडियन यूनियन के संविधान के रिप्रेजेंटेटिव चार्टर का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं और यह साफ है कि कांग्रेस ने अपने डेलीगेट सिस्टम को काफी हद तक इसी मॉडल पर आधारित किया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, लेकिन शुरुआती समय में बिहार की भूमिका सीमित रही। बिहार के अखबारों में इस आंदोलन पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। बिहार हेराल्ड और तिरहुत कुरियर ने कांग्रेस का समर्थन किया, जबकि बिहार बंधु ने इसे अन्य आंदोलनों में से एक बताया। वहीं अल पंच ने कांग्रेस को बंगालियों का आंदोलन बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया। अल पंच ने कांग्रेस में मुसलमानों की भागीदारी को नुकसानदायक बताया और मुसलमानों को इससे दूर रहने की सलाह दी। अखबार ने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वाले मुसलमान अपने हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि यह संगठन केवल अंग्रेजी शिक्षित लोगों का है और इसका एजेंडा आम जनता से जुड़ा नहीं है। 1883 और 1893 में अल पंच ने व्यंग्यात्मक लेख और खबरें छापकर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कुछ गरीब मुसलमानों को यात्रा खर्च देकर अधिवेशनों में बुलाया था। इसने यह भी तर्क दिया कि मुसलमानों की शिक्षा की स्थिति कमजोर होने के कारण चुनाव प्रणाली उनके हित में नहीं होगी। फिर भी अल पंच के विरोध के बावजूद बिहार के कुछ मुसलमानों ने कांग्रेस में रुचि लेनी शुरू कर दी, जो इस बात का संकेत था कि कांग्रेस का प्रभाव धीरे धीरे सभी समुदायों में फैल रहा था। कांग्रेस के प्रति आलोचना और समर्थन के बीच यह साफ था कि राष्ट्रीय आंदोलन की लहर ने बिहार में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन भारतीय राजनीति का एक बड़ा मोड़ था, लेकिन शुरुआती समय में बिहार की भागीदारी ज्यादा दिखाई नहीं दी। सवाल उठता है, क्या बिहार का कांग्रेस आंदोलन से कोई गहरा नाता नहीं था? असल में कांग्रेस के शुरुआती दिनों में बिहार की सीधी भागीदारी सीमित रही। उस समय के न्यूज़पेपर से हमें सिर्फ कांग्रेस के प्रति रुख का पता चलता है, लेकिन उन इंडिविजुअल्स और संगठनों का नहीं जिन्होंने इसमें योगदान दिया। दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह, विशेश्वर सिंह, सैयद मोहम्मद शरफ उद्दीन और गुरु प्रसाद सेन जैसे लोग कांग्रेस से जुड़े थे। हालांकि पहले सेशन में बिहार की कोई सीधी भूमिका नहीं दिखती। कलकत्ता अधिवेशन में बिहार के कई नेता प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए, जैसे विशेश्वर सिंह, कुल्हरिया एस्टेट के मालिक शालिग्राम सिंह, पटना के वकील पुरेंदु नारायण सिन्हा, पैनाह के वकील गजाधर प्रसाद। उस समय बिहार में कांग्रेस की कोई स्थायी ब्रांच या समिति नहीं थी, लेकिन ये प्रतिनिधि स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। 1887 में मद्रास अधिवेशन में भी बिहार के प्रतिनिधि जैसे विशेश्वर सिंह, गजाधर प्रसाद, कुलदीप सहाय और गोविंद चरण शामिल हुए। इन नेताओं की भागीदारी वैसी थी जैसे आज किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर अपने क्षेत्र की समस्याओं और विचारों को सामने रखना। हालांकि 1888 का साल कांग्रेस के लिए कठिन रहा। लॉर्ड डफरिन और सर ऑनक्लैंड कोलविन, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ने कांग्रेस को रोकने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा कुछ मुस्लिम नेता जैसे सर सैयद अहमद और सैयद अमीर अली भी कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। यहां तक कि खुद A.O. ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखी थी, ने महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह को एक लेटर लिखा और सलाह दी कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों को कुछ समय के लिए रोक देना बेहतर होगा, ताकि देश पर ज्यादा दबाव न पड़े। लेकिन महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने हार मानने से इनकार कर दिया। जब इलाहाबाद अधिवेशन के लिए कांग्रेस को वेन्यू नहीं मिल रहा था, तब महाराजा ने लॉथर कैसल खरीदकर अधिवेशन के लिए उपलब्ध कराया। यह वेन्यू गवर्नमेंट हाउस के ठीक पास था, जिससे सरकार पर भी दबाव बना। पंडित अजुभिया नाथ, जो स्वागत समिति के चेयरमैन थे, ने अपने भाषण में कहा, अगर महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने हमारी मदद न की होती तो हमें आयोजन स्थल भी नहीं मिल पाता। महाराजा ने कांग्रेस को 28,000 रुपए का योगदान भी दिया, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। महाराजा और बिहार के नेताओं के इन प्रयासों ने कांग्रेस को टूटने से बचा लिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव मजबूत कर दी। 1890 के आसपास बिहार में कांग्रेस का और विस्तार हुआ। कई शहरों में कांग्रेस कमिटीज बनी, जैसे हजारीबाग, गिरिडीह, पुरुलिया और रांची। हजारीबाग की कांग्रेस ब्रांच ने बॉम्बे से लौटे डेलीगेट्स के सम्मान में ग्रैंड वेलकम किया और 3 मीटिंग्स आयोजित की। इन मीटिंग्स में ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडियन काउंसिल एक्ट में बदलाव की मांग भेजने और लॉर्ड क्रॉस के बिल का विरोध करने का फैसला लिया गया। हालांकि कुछ जगहों पर डेलीगेट्स के चुनाव में चैलेंजेस भी आए।
रिपोर्ट्स में कहा गया कि नए डेलीगेट्स पिछले सालों के नॉमिनीज जितने सक्षम नहीं थे, जिससे कांग्रेस को फंड जुटाने में मुश्किल हुई। पटना डिवीजन की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में लिखा गया, कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट बिना फंड्स के लंबे समय तक नहीं चल सकता, खासकर जब तक लीडर्स किसी बड़े जनसमूह के वास्तविक ग्रीवेंसेस को रिप्रेजेंट न करें। कांग्रेस में ये एलिमेंट्स मिसिंग थे। इस बीच कांग्रेस ने अपने एफर्ट्स इंग्लैंड की ओर बढ़ाए। 1889 में कांग्रेस ने ब्रिटिश कमेटी की स्थापना की ताकि वहां की पब्लिक को इंडियन इश्यूज के बारे में बताया जा सके। इस काम के लिए 45,000 रुपए का टारगेट रखा गया था, लेकिन 65,000 रुपए कलेक्ट हो गए। फिर भी कुछ ही समय बाद ब्रिटिश कमेटी को फाइनेंशियल ट्रबल्स का सामना करना पड़ा। तभी बिहार के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह कांग्रेस की मदद के लिए आगे आए। 1889 से लेकर अपने निधन दिसंबर 1898 तक उन्होंने हर साल ब्रिटिश कमेटी को 10,000 रुपए का डोनेशन दिया। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के जनरल फंड में भी उदारता से कंट्रीब्यूट किया। अक्टूबर 1894 में ब्रिटिश कमेटी के सेक्रेटरी एच मॉर्गन ब्राउन इंडिया आए और दरभंगा में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह से मुलाकात की। इस मीटिंग में उन्होंने इंडिया नामक अखबार को वीकली एडिशन में पब्लिश करने की योजना पर चर्चा की। महाराजा ने इस पर्पस के लिए 1895 में 8,000 रुपए का स्पेशल डोनेशन दिया। उन्हीं के सहयोग से इंडिया न्यूज़पेपर 1898 में वीकली पेपर बन सका। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह का कांग्रेस आंदोलन के प्रति गहरा सहयोग था। उन्होंने अपने ऑफिस को यह निर्देश दिया था कि इंडिया अखबार के हर अंक की 100 कॉपीज खरीदी जाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सन 1899 से पहले कांग्रेस हर साल ब्रिटिश कमेटी के लिए 60,000 रुपए का बजट रखती थी, लेकिन उसी साल इसे घटाकर 54,000 रुपए कर दिया गया। फिर सन 1900 में यह रकम 30,000 रुपए रह गई, लेकिन इतनी फंड्स जुटाना भी मुश्किल हो गया। इस समस्या से निपटने के लिए सन 1901 में कुछ नए तरीके अपनाए गए। इंडिया न्यूज़पेपर की 4,000 कॉपीज देश के अलग अलग प्रांतों में बेचने का निर्णय लिया गया, जिसमें हर सब्सक्राइबर से 8 रुपए एडवांस में लेने का प्लान था। साथ ही सन 1902 से कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की मेंबरशिप फी बढ़ाने का फैसला भी किया गया। पटना डिवीजन की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट से पता चलता है कि भागलपुर में कुछ मीटिंग्स आयोजित की गई ताकि इंग्लैंड में ब्रिटिश कमेटी के लिए सब्सक्रिप्शन इकट्ठा किया जा सके, लेकिन यह समस्या पूरी तरह हल नहीं हो पाई। सन 1912 में पटना में हुए कांग्रेस अधिवेशन में हर प्रांत के लिए एक क्वोटा निर्धारित किया गया। बिहार का कोटा 1,500 रुपए सालाना तय हुआ। हालांकि आखिरकार आर्थिक समस्याओं और अन्य कारणों की वजह से ब्रिटिश कमेटी को भंग कर दिया गया। दुख की बात यह रही कि अब कांग्रेस को सहारा देने के लिए महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह जैसा दूसरा कोई नहीं था। घरेलू मोर्चे पर भी कांग्रेस आंदोलन को बड़ा झटका लगा, खासकर 1892 के सुधारों के बाद। सन 1893 में जब सुधारित काउंसिल की स्थापना हुई तो शुरुआती जोश ठंडा पड़ गया। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने अपने निजी सचिव विद्यानाथ झा को लिखे एक लेटर में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने लिखा, कलकत्ता में जितनी पूछताछ मैंने की और जितना देखा, उससे मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस आंदोलन का जोश बहुत कम हो गया है। इसके फॉलोअर्स में अब कोई उत्साह नहीं बचा है। मिलर बीमार हैं और काम नहीं कर सकते। बैनर्जी ने भी ऐसा लगता है अब पीछे हटने का मन बना लिया है, क्योंकि उन्होंने अपना मकसद, बढ़ी हुई प्रैक्टिस और बंगाल काउंसिल में सीट हासिल कर लिया है। महाराजा की यह स्थिति परखी हुई थी, जिसे सरकार की 18 जुलाई 1899 की रिपोर्ट भी सही ठहराती है। रिपोर्ट में कहा गया, कांग्रेस आंदोलन में शिक्षित वर्ग की रुचि अब कम हो गई है, क्योंकि सरकार ने विधान परिषदों का विस्तार और प्रतिनिधियों का चुनावी अधिकार, जो इसके समर्थकों की प्रमुख मांगे थीं, मान ली हैं। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र कलकत्ता है, लेकिन यहां भी फंड्स की आपूर्ति उदारता से नहीं हो रही। कलकत्ता में ऑफिस चलाने का खर्च ज्यादा नहीं है, लेकिन हर महीने 100 रुपए की लागत से ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट बनाए रखना भी अब कठिन हो गया है। इस तरह कांग्रेस आंदोलन धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके जैसे नेता का न होना कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना आंदोलन को चलाना बेहद मुश्किल हो गया था। कांग्रेस के ऊपरी स्तर पर भले ही जोश ठंडा पड़ गया हो, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लोगों ने इसे जिंदा रखा। सन 1892 के लेजिस्लेटिव एक्सपेंशन ने शिक्षित बेरोजगारी जैसी उनकी असली समस्याओं का हल नहीं किया था, इसलिए उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया, भले ही यह कभी कभी असंतोष और असहयोग की सीमा तक पहुंच गया। इस समय बिहार में कई राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। हिंदी उर्दू विवाद अभी थमा भी नहीं था कि गो हत्या विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। इससे हिंदू मुस्लिम संबंधों में तनाव पैदा हो गया।
इसी दौरान सरकार ने बंगाल टेनेंसी एक्ट के तहत कैडेस्ट्रल सर्वे का काम शुरू किया, लेकिन यह बिहार में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन के कड़े विरोध का सामना करने लगा। बिहार और बाहर के अखबार भी इस मुद्दे में कूद पड़े। प्रांत के अलग अलग हिस्सों में बैठकें की गईं और सरकार को इस अनपॉपुलर सर्वे के खिलाफ प्रेजेंटेशन सौंपे गए। इसके साथ ही बिहार को बंगाल से अलग करने का आंदोलन भी शुरू हो चुका था। इस आंदोलन ने बिहारी और बंगाली भावनाओं को भड़का दिया। पहले से ही कांग्रेस का समर्थन करने वाला बिहार हेराल्ड अखबार अब इस विवाद में उलझ गया। दूसरी ओर बिहार टाइम्स, जो नए आंदोलन का प्रमुख समर्थक था, उससे इसकी कड़ी टक्कर होने लगी, जिससे बिहार हेराल्ड की साख को बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके संपादक गुरु प्रसाद सेन, जिन्हें पहले बांकीपुर का मंडलिक कहा जाता था, अब अपनी पकड़ खोने लगे। उन्हें अब एक बंगाली पक्षपाती नेता माना जाने लगा और उन पर एंटी बंगाली प्रोपेगेंडा के निशाने पर रहने का आरोप भी लगने लगा। पटना डिवीजन की सन 1895-96 की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में इस आंदोलन के बारे में कहा गया। इस विभाजन के सुझाव ने ऊपरी वर्गों और शिक्षित लोगों में दिलचस्पी जगाई है। बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग प्रशासन के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव ने वर्गीय भावनाओं को भड़का दिया है। इस आंदोलन के सबसे बड़े समर्थक पटना के मुसलमान हैं, जिनके साथ कुछ बिहारी हिंदू भी हैं। पटना और अन्य जगहों पर बैठकें हुई और एक सोसाइटी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, जिसका उद्देश्य विभाजन को किसी भी तरह संभव बनाना है। इस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव दरभंगा के महाराजा को दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वाभाविक समझदारी का परिचय देते हुए इस सम्मान को ठुकरा दिया। इस तरह बिहार की राजनीति कई आंदोलनों के भंवर में फंस गई थी। हिंदी उर्दू विवाद, गो हत्या विरोधी आंदोलन, कैडास्ट्रल सर्वे का विरोध और बिहार को बंगाल से अलग करने का संघर्ष। इन सब के बीच कांग्रेस आंदोलन को जिंदा रखना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन यह संघर्ष लोगों की जिद और बदलाव की चाहत से जारी रहा। बांकीपुर से निकलने वाले दो प्रमुख अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार द बिहार टाइम्स और द बिहार हेरल्ड बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखते थे। द बिहार टाइम्स का रुख आमतौर पर लॉयल और मॉडरेट था और यह बिहार के मुद्दों का समर्थन करता था, खासकर बिहार को बंगाल से अलग करने के आंदोलन में। दूसरी ओर द बिहार हेरल्ड बंगाली समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। इसका टोन काफी रेडिकल था और यह स्वाभाविक रूप से द बिहार टाइम्स के खिलाफ था, जिससे इन दोनों अखबारों के बीच तीखा विवाद चलता रहा। जैसे जैसे समय बीता, बिहार को बंगाल से अलग करने का आंदोलन मजबूत होता गया और आखिरकार यह सफल भी हुआ। लेकिन इसके बाद डोमिसाइल इश्यू को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया, जिसने बिहार और बंगाल के बीच तनाव बढ़ा दिया और कांग्रेस आंदोलन को पृष्ठभूमि में धकेल दिया। फिर भी बिहार को अपने महान पुत्र महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह पर गर्व था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े इंडिविजुअल पेट्रन थे, जब तक कि दिसंबर 1898 में उनका निधन नहीं हो गया। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह को कांग्रेस का समर्थन करने के कारण सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा। वह सरकार के लिए सस्पेक्ट बन गए और पुलिस उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगी, लेकिन इससे वह जनता में और भी लोकप्रिय हो गए। कांग्रेस में उनकी प्रतिष्ठा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 30 दिसंबर 1896 को जब वह कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचे तो उन्हें रॉयल वेलकम मिला। द बंगाली अखबार ने 2 जनवरी 1819 को उनके स्वागत का वर्णन करते हुए लिखा, अधिवेशन में जब बहस चल रही थी तभी शाम 4 बजे दरभंगा के महाराजा पंडाल में पहुंचे। उस समय इलाहाबाद के मिस्टर हॉवर्ड सभा को संबोधित कर रहे थे। महाराजा के पंडाल में प्रवेश करते ही सभी लोग खड़े हो गए और 5 मिनट तक तालियों और जयकारों की आवाज गूंजती रही। महाराजा ने सभी का अभिवादन बड़े शालीन तरीके से स्वीकार किया। 1898 के मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष A.M. बोस ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, कांग्रेस ने एक ऐसा मित्र, उदार सहायक और समर्थक खो दिया है जिसकी भरपाई किसी शब्द से नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने भी एक रेजोल्यूशन पास कर महाराजा के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस को अपना समर्थन दिया, यहां तक कि मृत्युशैया पर भी उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को यह निर्देश दिया कि कांग्रेस को समर्थन जारी रखा जाए। महाराजा की मृत्यु के बाद सरकार ने भारत के सचिव लॉर्ड हैमिल्टन के निर्देश पर एक सीक्रेट इंक्वायरी शुरू की, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन कौन से राजा और अभिजात वर्ग के लोग कांग्रेस को आर्थिक मदद दे रहे थे। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह और अन्य जोशीले नेताओं की मृत्यु के बाद बिहार में कांग्रेस आंदोलन को बड़ा झटका लगा। पटना डिवीजन की सन 1901 से 1905 तक की क्विंक्वेनियल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जिक्र नहीं मिलता, जबकि इसमें बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन की गतिविधियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।
इस बात की पुष्टि इस घटना से भी होती है कि सन 1904 में बंबई में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता को बिहार हेरल्ड के संपादक से संपर्क करना पड़ा। उनका उद्देश्य यह पता लगाना था कि पटना में कांग्रेस के सेक्रेटरी कौन हैं और प्रतिनिधियों के चुनाव से संबंधित जानकारी कैसे प्रसारित की जा सके। उस समय किसी को पता नहीं था कि पटना में कांग्रेस का सचिव कौन है। 3 दिसंबर 1904 के बिहार हेरल्ड के एक एडिटोरियल से बिहार में कांग्रेस आंदोलन की स्थिति का स्पष्ट चित्र मिलता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित होती है और दूर दराज के कोनों से भी डेलीगेट्स इसमें उत्साह से भाग लेते हैं। लेकिन बिहार, खासकर पटना जिले के लोग इस आंदोलन में अब कोई रुचि नहीं रखते। पहले दिसंबर के महीने में बांकीपुर में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थीं, जिनमें जमींदार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और इन बैठकों की अध्यक्षता करते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाने में जुटे रहते थे। बिहार के डेलीगेट्स कांग्रेस की चर्चाओं में अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन गुरु प्रसाद सेन और बाबू विशेश्वर सिंह जैसे नेताओं के चले जाने के बाद यहां के समाज के नेताओं ने इस नेशनल आंदोलन से दूरी बना ली है। अब वे केवल अखबारों में रिपोर्ट पढ़कर संतुष्ट रहते हैं। कुछ लोग सुविधा के अनुसार ही पेट्रियट्स बनते हैं और तब तक ही आंदोलन का समर्थन करते हैं जब तक इससे उनकी जेबें सुरक्षित रहती हैं। कई लोग इस आंदोलन से पूरी तरह इंडिफरेंट हैं। वहीं कुछ अन्य लोग, जिनकी संख्या कम भी नहीं है, खुले तौर पर एंटी कांग्रेस विचार रखते हैं। खास तौर पर जब वे हफ्ते में सरकारी अधिकारियों से मिलने जाते हैं, जिनके प्रभाव से वे खुद के लिए खिताब या अपने रिश्तेदारों के लिए सरकारी अपॉइंटमेंट्स की उम्मीद रखते हैं। हमें यह तो सुनने में आया है कि इस शहर में अभी भी कांग्रेस समिति का कोई सेक्रेटरी है, लेकिन पिछले कई वर्षों में उन्होंने एक भी बैठक बुलाने की जहमत नहीं उठाई ताकि कांग्रेस के डेलीगेट्स का चुनाव किया जा सके। हालांकि सन 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन के बाद इस आंदोलन को एक नई जिंदगी मिली। दरअसल कांग्रेस ने पहले ही सन 1898 में यह रेजोल्यूशन पारित किया था कि हर प्रांत की राजधानी में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया जाए ताकि राजनीतिक शिक्षा का काम नियमित रूप से चल सके। इन समितियों से यह भी अपेक्षा थी कि वे हर साल अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट पेश करें। हालांकि बिहार में प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन सन 1908 में ही हो पाया। इसके पीछे सन 1907 के सूरत अधिवेशन की त्रासदीपूर्ण घटनाएं जिम्मेदार थीं, जिन्होंने बिहार के नेताओं को इस समिति के गठन की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। सन 1898 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें कहा गया कि हर प्रांत की राजधानी में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन होना चाहिए। इन समितियों का मुख्य काम राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना और हर साल अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट पेश करना था। लेकिन बिहार में प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन सन 1908 में जाकर संभव हो पाया। उसी साल सोनपुर मेले में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नवाब सरफराज हुसैन खान बहादुर ने की। इस बैठक में बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष सैयद हसन इमाम थे। उपाध्यक्षों में मजहरुल हक, सरफराज हुसैन खान, परमेश्वर नारायण मेहता बहादुर और कृष्ण सहाय शामिल थे। कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि सचिवों की जिम्मेदारी नजरुल होदा, दीप नारायण सिंह और परमेश्वर लाल को दी गई। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की विशेषता यह थी कि इसके सदस्यों में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। यह उस समय की सांप्रदायिक राजनीति के विपरीत एक मिसाल थी। सन 1906 में मुस्लिम लीग के गठन के बावजूद बिहार में मुस्लिम नेता इस समिति के कामों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। समिति का मुख्यालय पटना में था और इसकी शाखाएं विभिन्न जिलों में फैली थीं। सन 1909 में मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में बिहार से 6 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें सैयद हसन इमाम, जो बिहार कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे, मुजफ्फरपुर के वकील बसंती चंद्र सिन्हा, भागलपुर के दीप नारायण सिंह, सैयद नजरुल होदा, परमेश्वर लाल और सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे। प्रांतीय कांग्रेस समिति के नियम और कार्य प्रणाली समिति ने अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए कुछ नियम और रेगुलेशंस बनाए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के नियम और रेगुलेशन से यह साफ जाहिर होता है कि संगठन का मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना था। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करके कांग्रेस का आधार मजबूत करना और ग्रामीण जनता को राष्ट्रीय गतिविधियों में शामिल करना भी इसके प्रमुख लक्ष्य थे।
समिति अपने कामकाज को ईमानदारी और समर्पण के साथ चलाने वाले कार्यकर्ताओं के एक समूह के दम पर आगे बढ़ी। इन कार्यकर्ताओं के लिए कुछ खास निर्देश तय किए गए थे। रैयत समुदाय को अनुशासित करना और उन्हें शिक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य या शब्द जो हिंसा को बढ़ावा दे, उससे बचना चाहिए। भाषण देने से ज्यादा संगठन के काम पर ध्यान देना जरूरी है। अगर भाषण देना जरूरी हो तो केवल सिद्धांतों की बात की जाए, न कि व्यक्तियों पर चर्चा की जाए। बिना पुष्टि किए गए तथ्यों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए और न ही उग्र या अतिरंजित भाषा का उपयोग किया जाए। नागरिक अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, इस समय के नॉन कोऑपरेशन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। इसलिए सरकार के वैध आदेशों का पालन करना जरूरी है। पिकेटिंग, सामाजिक बहिष्कार और किसी भी प्रकार का दबाव जो नैतिक दृष्टिकोण से बाहर हो, सख्ती से प्रतिबंधित है, क्योंकि यह नॉन वायलेंस की भावना के विपरीत है। कार्यकर्ताओं का ध्यान केवल सभाओं और पंचायतों के गठन पर होना चाहिए, जो इन कार्यों को पूरा करने में सहयोग करेंगी। छोटे मोटे आपराधिक मामलों का निपटारा, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, गांव की सफाई का ध्यान रखना, नशे के सेवन को हतोत्साहित करना, स्वदेशी का प्रचार प्रसार, एक राष्ट्रीय कोष बनाना, स्थानीय स्वयं सेवकों का संगठन जो सभाओं के काम में मदद करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाए और दोनों समुदायों के बीच किसी भी प्रकार के मतभेद को दूर करने की कोशिश हो। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने एक प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का भी आयोजन किया, जिसमें सिर्फ कांग्रेस के सदस्य ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी शामिल हुए जो बिहार के जनहित के मुद्दों में रुचि रखते थे। इस सम्मेलन का पहला सत्र सन 1908 में पटना में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अली इमाम ने की। इस सम्मेलन में मुस्लिम नेताओं, खासकर मजहरुल हक की भागीदारी का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बिहार में उस समय का दृश्य पूरे देश के लिए अनोखा था, जब मुसलमान और गैर मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे, एकता और समान आदर्शों से प्रेरित होकर। यह वह समय था जब बिहार ने पूरे भारत के सामने सांप्रदायिक सौहार्द और सहयोग की अनोखी मिसाल पेश की। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा सत्र भागलपुर में 9 और 10 अप्रैल सन 1909 को आयोजित हुआ। इस आयोजन का श्रेय दीप नारायण सिंह को जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। इस सत्र में प्रसिद्ध नेता जी के गोखले और सर खरे भी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति से सम्मेलन की गरिमा बढ़ गई। गोखले ने अपने भाषण में सही कहा कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन देश की राजनीतिक संस्थाओं में एक अलग पहचान रखता है। उन्होंने कहा, यह सम्मेलन बाकी प्रांतों में होने वाले सम्मेलनों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर काम करते हैं और समान उत्साह से चर्चा में भाग लेते हैं। भारत के कंटेम्पररी प्रेस ने भी बिहार में हिंदू मुस्लिम सौहार्द की खूब सराहना की। द बंगाली अखबार ने लिखा, बिहार प्रांतीय सम्मेलन इस प्रांत में हिंदू मुस्लिम के बीच मौजूद अच्छे संबंधों का प्रतीक है। इंडियन मिरर ने लिखा, बिहार ने हिंदू मुस्लिम सौहार्द को अपनी प्रमुख विशेषता बनाया है, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि यह उदाहरण बाकी भारत भी अपनाएगा और इससे दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो सकते हैं। लखनऊ के एडवोकेट ने टिप्पणी की, यह बिहार का श्रेय है कि यहाँ के हिंदू और मुस्लिम अन्य प्रांतों के विपरीत अपने प्रांत के राजनीतिक कल्याण के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने स्वतंत्र बिहार के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका तीसरा सत्र सन 1910 में मुजफ्फरपुर में दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में बिहार को बंगाल से अलग करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। दीप नारायण सिंह ने अपने भाषण में कहा कि बिहारी लोग आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक रूप से बंगालियों से पीछे रह गए हैं। इसलिए बिहार का विकास तभी संभव है जब इसे बंगाल से अलग एक स्वतंत्र प्रांत बनाया जाए। सन 1905 के विभाजन योजना में बिहारी लोग कुछ बदलाव चाहते थे। सन 1911 में गया में आयोजित प्रांतीय सम्मेलन में मजहरुल हक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इस पर जोर दिया। उन्होंने कहा, विभाजन में बदलाव करना एक अलग बात है और इसमें कोई शक नहीं कि बंगाली और बिहारी दोनों इसे स्वीकार करेंगे और संतुष्ट होंगे। मेरे सम्माननीय मित्र सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू के सितंबर अंक में लिखा था कि अगर चारों प्रांतों को एक ही प्रशासन के तहत लाकर बिहार, उड़ीसा और असम के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई, जैसा कि सिंध में है, तो इसका बिहार में कड़ा विरोध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नए निचले प्रांतों, लोअर प्रोविंसेस में जो विभाजन के बाद पुनर्गठित हुए थे, बिहार क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा था और इस वजह से उसे कई लाभ मिले थे। बिहारी इन फायदों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। मजहरुल हक ने साफ किया कि बिहारी केवल विभाजन में संशोधन चाहते हैं, न उन्हें स्टेटस को चाहिए था और न ही विभाजन को रद्द करना। उनका लक्ष्य था बिहार का पूर्ण अलगाव और एक स्वतंत्र प्रांत का निर्माण।
द बिहारी अखबार ने अमृत बाजार पत्रिका के रवैये की निंदा की, जिसने गया सम्मेलन में पारित बिहार को बंगाल से अलग करने के प्रस्ताव का मजाक उड़ाया था। अमृत बाजार पत्रिका ने इस प्रस्ताव का विरोध राष्ट्रीय एकता के नाम पर किया था। द बिहारी ने इस विरोध पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार के लोग अपनी मांग के साथ पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। सरकार भी अब बिहारी लोगों के बीच बढ़ते क्षेत्रीय जागरूकता और आत्मसम्मान की उपेक्षा नहीं कर सकती थी। भारत सरकार ने भारत सचिव को पत्र लिखते हुए लिखा, बिहारियों की मांग है कि बिहार के पदों और कार्यालयों में उनकी नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाए। अधिकतर सरकारी पदों पर बंगालियों का कब्जा रहा है, जिससे बिहारी लोग नाराज हैं। बिहार के लोग हमेशा से वफादार रहे हैं और उन्होंने सरकार के विरोध से बचने के लिए विभाजन के समय बंगालियों के साथ मिलकर कोई मांग नहीं उठाई थी। लेकिन हाल के वर्षों में बिहार में एक नई जागरूकता आई है और एक प्रबल विश्वास ने जन्म लिया है कि बिहार तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक वह बंगाल से अलग ना हो जाए। सरकार ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया। पत्र में आगे कहा गया, यदि इस विश्वास का समाधान नहीं निकाला गया तो भविष्य में यह एक आंदोलन का रूप ले सकता है। वर्तमान समय इस परिवर्तन को लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त अवसर है ताकि एक स्वस्थ और बहुप्रतीक्षित बदलाव लाया जा सके। बिहार प्रांतीय सम्मेलन द्वारा चलाए गए आंदोलन की जीत तब हुई जब सन 1912 में बिहार एक स्वतंत्र प्रांत बन गया। यह साल बिहार के इतिहास में दो कारणों से खास है। पहला, बिहार को उसकी जनता की वैध मांग पर एक अलग प्रांत का दर्जा मिला, और दूसरा, इसी साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सेशन पहली बार बिहार की ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित हुआ। इस सेशन की अध्यक्षता R.N. मुदोलकर ने की, जबकि स्वागत समिति के चेयरमैन मजहरुल हक थे। समिति में 20 वाइस चेयरमैन भी थे, जिनमें कई प्रमुख समाज सेवी और जमींदार शामिल थे। सच्चिदानंद सिन्हा को जनरल सेक्रेटरी और कुंवर नंदन सहाय को जॉइंट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 10 असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरीज की टीम में परमेश्वर लाल प्रमुख थे, जो कांग्रेस स्वयं सेवकों के कैप्टन भी थे। बिहार और उड़ीसा के कई लोग अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में शामिल हुए। मजहरुल हक को एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में शामिल किया गया, जबकि अन्य चुने गए सदस्य थे टिकारी के महाराज कुमार गोपाल शरण नारायण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, गोपी कृष्ण, कृष्ण सहाय बहादुर, कटक के मधुसूदन दास, रस बिहारी मंडल, दशरथ लाल, महेश्वर प्रसाद, परमेश्वर लाल, S.M. इस्माइल, करामत हुसैन, संत प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और कुंवर नंदन सहाय। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति की 5वीं बैठक 10 अप्रैल 1914 को बांकीपुर में हुई, जिसकी अध्यक्षता ब्रजकिशोर प्रसाद ने की। अब नया बिहार भारतीय राष्ट्रवाद के विभिन्न चरणों में सक्रिय भूमिका निभाने लगा था। इसी साल दो प्रमुख बिहारी नेता मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा एक डेप्यूटेशन के सदस्य चुने गए, जिसे कांग्रेस ने भूपेंद्र नाथ बसु, M.A. जिन्ना, N.M. समर्थ, B.N. शर्मा और लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड भेजा। 3 अप्रैल 1915 को छपरा में हुए 7वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता नंद किशोर लाल ने की। अपने लंबे प्रेसिडेंशियल एड्रेस में उन्होंने उन दिनों के विभिन्न जनहित और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस तरह सन 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन के बाद से इसने राष्ट्रीय जागरूकता फैलाने और आधुनिक राजनीतिक चेतना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार के स्वतंत्र प्रांत बनने से नई संभावनाओं के द्वार खुल गए। पटना में एक अलग यूनिवर्सिटी की मांग तेजी से बढ़ने लगी और बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रयास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब शिक्षित मध्यम वर्ग ने अपनी मांगें और अधिक स्पष्ट रूप से सामने रखनी शुरू कर दी। उन्होंने तर्क दिया कि दूसरे प्रांतों की यूनिवर्सिटीज पर निर्भर रहना उनकी शैक्षिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। इस तरह बिहार का स्वतंत्र प्रांत बनना न केवल राजनीतिक बल्कि शैक्षिक विकास के लिए भी एक नई शुरुआत थी। यह यात्रा आगे चलकर बिहार की प्रगति और स्वावलंबन की मिसाल बनी। 19 फरवरी 1912 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता टिकारी के महाराजा ने की। इस सत्र में पटना में विश्वविद्यालय की स्थापना के समर्थन में कई तर्क प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में नालंदा, जो पटना से ज्यादा दूर नहीं है,
दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। मुस्लिम शासन के दौरान भी पटना एक ऐसा प्रमुख केंद्र था जहां दूर दूर से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो क्यों ना पटना को एक बार फिर से वही शिक्षा का केंद्र बनाया जाए जो वह कभी हुआ करता था। बिहार में एक विश्वविद्यालय होने के व्यावहारिक फायदे पर कोई शक नहीं था। वक्ताओं ने तर्क दिया कि एक स्थानीय विश्वविद्यालय बिहार की शिक्षा को काफी प्रगति देगा, जो किसी दूरस्थ प्रांत में स्थित विश्वविद्यालय से संभव नहीं है। ऐसे विश्वविद्यालय पर बाहरी प्रभाव हावी होते हैं जो बिहार की जरूरतों और इच्छाओं के अनुकूल नहीं होते। कई वक्ताओं जैसे पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, गया के केदारनाथ और मुजफ्फरपुर के द्वारकानाथ, जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, ने जोर देकर कहा कि बिहार में विश्वविद्यालय की स्थापना बेहद जरूरी है। द बेहरी अखबार ने लिखा, बांकीपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना केवल बौद्धिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक उत्थान का साधन है। इस अखबार ने जनता और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना में देरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सन 1912 में सच्चिदानंद सिन्हा ने पटना में विश्वविद्यालय की स्थापना का मुद्दा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उठाया। इस पर हरकोट बटलर ने जवाब दिया कि सरकार इस जरूरत से अवगत है, लेकिन इस मामले में स्थानीय सरकार की राय का इंतजार किया जा रहा है। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल को भी विश्वास था कि प्रांत में एक अलग विश्वविद्यालय के लिए जोरदार और बढ़ती मांग है। 12 फरवरी 1913 को लेजिस्लेटिव काउंसिल की बैठक में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने घोषणा की कि इस विषय की पूरी जांच करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत पटना विश्वविद्यालय समिति का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक योजना तैयार करना था। इस समिति में बिहार के शिक्षित मध्यम वर्ग से संबंधित भारतीय सदस्य थे, जिनमें डी.एन. सेन, शिवशंकर सहाय, एस.एम. फखरुद्दीन, एस.एन. हुडा, द्वारकानाथ और सच्चिदानंद सिन्हा शामिल थे। बिहार प्रांतीय संघ ने पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर जनमत तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई। संघ ने पैम्फलेट्स प्रकाशित किए और जनता से टिप्पणियां एकत्र की। राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार प्रांतीय संघ के जॉइंट सेक्रेटरी थे, ने 2 पैम्फलेट्स प्रकाशित किए जिन्हें बिहार प्रांतीय संघ पर्चे कहा गया। इनका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में व्यक्त विचारों को जनता के सामने रखना था। संघ ने यह भी कोशिश की कि विधेयक और उस पर की गई टिप्पणियां जनता के लिए आसानी से उपलब्ध हों। नवंबर 1916 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष सत्र आयोजित हुआ, जिसमें पूर्णेंदु नारायण सिन्हा ने अध्यक्षता की। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य पटना विश्वविद्यालय विधेयक के प्रावधानों की जांच करना था। समिति द्वारा तैयार एक नोट सम्मेलन में पेश किया गया, जिसमें यह कहा गया कि यदि समय पर इस विधेयक के कुछ पुराने प्रावधानों में बदलाव नहीं किए गए तो विश्वविद्यालय बिहार की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। इस प्रकार पटना विश्वविद्यालय की स्थापना में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह विधेयक सिलेक्ट कमिटी को भेजा गया, जिसने इसे संशोधित कर जन सामान्य के अधिक नियंत्रण को सुनिश्चित किया। 23 सितंबर 1917 को सिलेक्ट कमिटी द्वारा संशोधित विधेयक को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। 1 अक्टूबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हो गया। इस प्रकार बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति और प्रांतीय सम्मेलन ने उच्च शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति और प्रांतीय सम्मेलन ने बिहार में स्वशासन के विचारों के प्रसार में भी अहम योगदान दिया। प्रांतीय सम्मेलन के सदस्य बिहार में होम रूल मूवमेंट में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। मजहरुल हक, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और हसन इमाम ने इस आंदोलन को फैलाने के लिए लगातार काम किया। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में आयोजित एक बैठक में होम रूल लीग शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस लीग के अध्यक्ष मजहरुल हक चुने गए, जबकि खान बहादुर सरफराज हुसैन और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा को उपाध्यक्ष बनाया गया। चंद्रबंसी सहाय और बैजनाथ सिंह सचिव चुने गए। मजहरुल हक ने अपने भाषण में इस लीग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, होम रूल का मतलब है स्वशासन। हमारी लीग का उद्देश्य लोगों को शिक्षित और संगठित करना है, ताकि देश के कोने कोने में स्वशासन के विचार को लोकप्रिय बनाया जा सके। हमारा तरीका संवैधानिक और स्वीकार्य होगा, लेकिन हमारी दृढ़ता और लगन हमें अंतिम जीत तक ले जाएगी।
3 मार्च 1918 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक और बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में होम रूल लीग का एक अखबार शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए हसन इमाम ने खुद 5,000 रुपए का योगदान दिया। रेलवे स्टेशन पर इस आंदोलन की सराहना करते हुए गीतों के लीफलेट्स बेचे जाने लगे, जिन्हें यात्रियों ने बड़े उत्साह से खरीदा। जैसे जैसे होम रूल आंदोलन तेज हुआ, सरकार का रवैया सख्त होता गया। प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई और कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1917 में पंजाब सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बाल गंगाधर तिलक के पंजाब में प्रवेश पर रोक लगा दी। 15 जून 1917 को मद्रास सरकार ने एनी बेसेंट और उनके सहयोगियों जीएस अरुंडेल और बीपी वाडिया को नजरबंद कर दिया। इन दमनकारी कार्रवाइयों का पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ और बिहार ने भी इस दमन के खिलाफ आवाज उठाई। इस सरकारी दमन के विरोध में बिहार और उड़ीसा कांग्रेस समिति की एक बैठक 1 जुलाई 1917 को पूर्णेंदु नारायण सिन्हा के बांकीपुर स्थित आवास पर हुई। बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की और इसमें हसन इमाम, मजहरुल हक, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, गणेश दत्त सिंह, पी के सेन, राम प्रसाद, कुंवर नंदन सहाय, चंद्रबंसी सहाय, सरफराज हुसैन खान और कई अन्य नेता शामिल थे। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय। बिहार और उड़ीसा प्रांतीय कांग्रेस समिति ने मद्रास के लॉर्ड पेंटलैंड के हालिया भाषण की निंदा की, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और स्वशासन के उद्देश्यों पर अनुचित हमला किया गया था। समिति ने इसे भारत के लोगों की स्वशासन की वैध आकांक्षाओं के खिलाफ एक धमकी भरा कदम माना। समिति ने लॉर्ड पेंटलैंड की सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण को असंतोषजनक बताया और इसे कांग्रेस, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के संवैधानिक प्रयासों पर सीधा हमला माना। समिति ने एनी बेसेंट, अरुंडेल और वाडिया की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की और इसे संवैधानिक आंदोलन को दबाने का प्रयास बताया। समिति ने कहा कि किसी भी जनसेवक को बिना मुकदमे के स्वतंत्रता से वंचित करना गलत है। समिति ने मद्रास सरकार के इस दमनकारी कदम का समर्थन करने के लिए ऑस्टिन चैम्बरलेन की आलोचना की। समिति ने अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा की कि वे कानूनी और संवैधानिक तरीकों से भारत के लिए स्वशासन की मांग को आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसा कि लखनऊ में दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रस्तावों में निर्धारित किया गया था। बैठक ने प्रस्तावित किया कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक बुलाई जाए ताकि मद्रास में हुई गिरफ्तारी पर विचार किया जा सके। समिति ने यह सिफारिश की कि 6 अक्टूबर 1917 को इलाहाबाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त बैठक में सरकार से मांग की जाए कि एनी बेसेंट और उनके साथियों को निश्चित समय के भीतर रिहा किया जाए। बिहार ने इस मांग को और तेज करने का निर्णय लिया। यदि निर्धारित समय के भीतर रिहाई नहीं हुई तो प्रांत के नेता जनता के बीच पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रचार करेंगे और हर तरह के त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहेंगे। इस बैठक ने यह साफ कर दिया कि बिहार के नेता दमन के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, संवैधानिक तरीकों से स्वशासन की मांग करना और सरकार के अनुचित दमन का हर संभव विरोध करना। बिहार की इस दृढ़ता ने न केवल प्रांत के भीतर राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाया, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक नई ऊर्जा का संचार किया।